अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम माजरत के साथ मैं हूं शाहिद मेतला। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है। अभी तक पाकिस्तान में 1,76,000 के करीब केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं, 3500 से ज्यादा अमवात हो चुकी हैं। लेकिन हुकूमत का मंत्रा वही पुराने का पुराना है कि अभी भी जो सिचुएशन है इतनी ज्यादा क्रूशियल नहीं हुई है, क्रिटिकल नहीं हुई है। अगर सिचुएशन क्रिटिकल होगी तो फिर लॉकडाउन की तरफ जाया जा सकता है। ये हुकूमत का वही मंत्रा है, वही नैरेटिव पिछले 3 महीनों से चला आ रहा है जो पहले दिन था। तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। हुकूमत आज भी रियलाइज करने की पोजीशन में नहीं है कि कोरोना वायरस की क्या असल में पोजीशन है। इस पर भी बात करेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा की जानिब से कल एक इंटरव्यू में कहा गया है कि इमरान खान साहब ने आज तक जितने भी बयान दिए हैं उसके पीछे उनकी अपनी मर्जी थी, और एक आज जो गर्मी में कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा उस हवाले से जो स्टेटमेंट था वो सिर्फ हमारी ब्रीफिंग से रिलेटेड था, वो हमने उनको बताया था। बाकी जो लॉकडाउन पर उनका मौकिफ है पहले दिन से वो उनका अपना है, वो समझते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। इस पर भी बात करेंगे कि वज़ीर-ए-आज़म जो है वो इतने जिद्दी क्यों हो रहे हैं। दूसरी तरफ हुकूमत के लिए चैलेंजेस आए रोज बढ़ते जा रहे हैं। आए रोज हुकूमत को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। एक और बड़े चैलेंज का ये सामना है कि हुकूमत के अहम इत्तेहादी जिसमें बलोचिस्तान के जो एक बड़े नामवर सरदार और उनकी पार्टी BNP बैंगल, उनकी जानिब से हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से उनको बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। परवेज खटक साहब की सरबराही में कल उनसे मुलाकात भी हुई, मुज़ाकराती दौरा चला, लेकिन अख्तर बैंगल साहब ने मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना है कि हुकूमत ने जो वादे किए थे पहले वो पूरे करे, जो मुतालबात की शक्ल में उनके साथ चार्टर ऑफ डिमांड्स पर साइन होके एक मुआहदे की शक्ल में मौजूद है उसको हुकूमत को इम्प्लीमेंट करना चाहिए और फिर हमसे बात करनी चाहिए। एक दूसरी सिचुएशन जो है वो अपोजिशन की जानिब से भी सामने नजर आती है। ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर हैं नेशनल असेंबली में, उनकी जानिब से एक बहुत ही अहम स्टेटमेंट सामने आया है। उनका कहना है कि कौमी हुकूमत तश्कील दी जाए और उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। उन्होंने कहा है कि PTI के अंदर से लोग हैं जो वज़ीर-ए-आज़म शिप के लिए कोशिश कर रहे हैं और वो लॉबिंग कर रहे हैं, और ना सिर्फ लॉबिंग कर रहे हैं बल्कि दूसरी जमातों को भी अप्रोच कर रहे हैं। तो इसके जो मुमकिनात है उस पर भी बात करेंगे। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कल कहा है कि इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद आ सकती है, लेकिन हम जहन में रखेंगे कि हमारे साथ सेनेट में जो अक्सरियती पार्टी और अक्सरियती इत्तेहाद होने के बाद जो हाथ हुआ था उस तरह का हाथ नेशनल असेंबली में भी हो सकता है। तो इसकी जो पॉसिबिलिटीज हैं उस पर भी बात करेंगे। और ये भी एक फलसफा है, पॉलिटिकल थीरी चल रही है कि कोरोना वायरस को वज़ीर-ए-आज़म इसलिए भी फैलने दे रहे हैं ताकि किसी किस्म की सियासी तहरीक उनके खिलाफ शुरू ना हो सके, और वो तमाम नाकामियों का मलबा, उसमें मईशत है, बैड गवर्नेंस है या दिगर जितनी भी नाकामियां हैं उनका मलबा कोरोना वायरस पर डाल सके। तो इन तमाम मौज़ूआत को आज हम कवर करेंगे। हमारे साथ बहुत ही एक्सट्रीम स्टीम्ड पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मज़हर अब्बास साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार PJ मीर साहब हैं, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हफीजुल्लाह न्याजी साहब हैं, और दिफाई तज्ज़ियाकार अमजद शुएब साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अब सबकी इजाजत से मैं मज़हर अब्बास साहब से शुरू करना चाहता हूँ। मज़हर अब्बास साहब, कोरोना वायरस पर आज भी हुकूमत की कोई हिकमत अमली वाज़े नजर नहीं आती। ये इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया जा सकता है कि हुकूमत वाकईतन किसी भी जो पॉलिटिकल एजिटेशन है उसको कर्टेल करना चाहती है और अपनी तमाम नाकामियों का मलबा कोरोना वायरस पर डालना चाहती है। नहीं, मेरा ख्याल है अब ये प्रिजम्पशन तो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं होगी। कोई भी गवर्नमेंट मेरे लिहाज से ऐसी नहीं हो सकती जो इस तरह के वायरस को सिर्फ अपने पॉलिटिकल गेन्स की वजह से फैलाना चाह रही हो। ये बिल्कुल, ये तो मेरे नुक्ता नज़र से बिल्कुल रबिश है। उनकी नाकामी अपनी जगह है, उनकी मिस हैंडलिंग, मिस मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें बहुत वाज़े हैं। वो बिल्कुल भी कोरोना वायरस जो है वो तकरीबन आउट ऑफ कंट्रोल होता जा रहा है, इसके बावजूद कि अभी भी डेथ टोल आपका जो है वो वैसा नहीं है जो जिस तरह दूसरे मुल्क में। लेकिन जितनी तादाद में ये बढ़ रहे हैं पेशेंट्स, और कहीं भी किसी भी लेवल पर हमें वो SOPs पे अमल दरामद नहीं नजर आता, तो उससे जाहिर है खतरे की घंटी तो बजी हुई है और खतरे की घंटी मुसलसल बज रही है। तो ये एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। लेकिन इसको ये कहना, इस चीज से जोड़ना, मेरा ख्याल है अगर अपोजिशन जोड़ रही है तो अपोजिशन की चाइल्डिश अप्रोच है, अगर कोई और जोड़ रहा है तो उसकी रबिश अप्रोच है। तो इस चीज को तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि गवर्नमेंट अपने वज़ीर अब्बास साहब, ये बहुत सिंपल थीरी, सिंपल प्रेसिडेंट हमारे पास मौजूद थी कि हमें किस तरह से इसको कोप अप करना है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकें?
نہیں وہ تو آپ میں نے کہا نا کہ وہ تو آپ اگر فیڈرل گورنمنٹ اور پروونشل گورنمنٹس کا بھی اگر آپ پورا اسٹرکچر اٹھا لیں، ان کی مینجمنٹ اٹھا لیں، تو اس میں ہمیں کہیں بھی کوئی بھی ایک کانسنٹریٹڈ ایفرٹس نظر نہیں آتی، ہمیں ایک کنسولیڈیٹڈ ایفرٹس نظر نہیں آتی، ہمیں چیزیں اس طریقے سے آگے بڑھتی ہوئی نہیں پڑ، لیکن اس کو اس سیاسی رنگ میں جوڑ دینا کہ جی سیاست کی وجہ سے یہ کیا جا رہا ہے، نہیں، ایک آپ کیا سیٹ اپ ہی نہیں ہے، آپ کیا وہ اسٹرکچر ہی نہیں ہے، آپ کیا وہ ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ جہاں آپ کو پینڈیمک کا سامنا ہے، وہاں آپ کن کن ایشوز میں پڑ رہے ہیں، وہاں آپ کون کون سے ایشوز لے کر آ رہے ہیں. آپ کا تو فوکس صرف کرونا ہونا چاہیے، آپ کا فوکس اور کچھ نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے وائرس یہ پھیلا تو آپ کی معیشت بیٹھ جائے گی. بالکل صحیح. یہ وائرس پھیلا تو آپ بھول جائیں کہ آپ کنسٹرکشن بزنس یا بزنس کی طرف جائیں گے. جی بالکل. وائرس پھیلا تو آپ یہ بھول جائیں کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اس کو لوگ اس طریقے سے ایکسیپٹ کریں گے. بالکل وائرس کی اپنی اکنامک کاسٹ بھی ہے. مظہر عباس صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں امجد شعیب صاحب کی طرف بڑھوں گا. امجد شعیب صاحب، مظہر عباس صاحب نے کہا ہے دو یہ اپروچ چائلڈش ہے، یہ تھیری ایڈمیٹیبل نہیں ہے. مجھے بتائیے پھر حکومت کی کرونا وائرس پر پالیسی ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے حکومت کی پالیسی بالکل واضح ہے. جو انہوں نے ابھی کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن والی جو بات وہ کر رہے ہیں، وہ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، جہاں کہیں کسی ایریا میں پھیلا ہے اس کو بند کر رہے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ڈاکٹر ظفر مرزا ہے وہ آپ کو روزانہ بتاتے ہیں. ایک بڑا مربوط نظام قائم کیا ہوا ہے، ایک سینٹر ہے جہاں پہ ساری انفارمیشن کلیکٹ کی جاتی ہے اور اس کے مطابق آپ مختلف علاقوں کو ڈیل کر رہے ہیں. ایک چیز جو ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پاکستان تو پاکستان ہے، مغربی دنیا جو اتنے جہاں پہ ہمارے لوگ جا جا کے علاج کراتے ہیں، ان کی بھی جو میڈیکل کیئر فیسلٹیز تھی وہ ناکافی ہو گئی اس وبا کے سامنے. اور ہمارا بھی آج مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو ہاسپٹل میں بیڈ نہیں مل رہے، یا آپ کو آکسیجن کے سلنڈرز نہیں ملتے، یا وینٹیلیٹرز کی کمی ہو جاتی ہے. لیکن جتنا مضبوط طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کنٹرول ریسرچ ویسے سسٹم امجد چلا شعیب رہی صاحب ہے. میں آپ سے اگری نہیں کرتا یہ جو آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ آپ نہ کریں. پوری جو ماڈرن ورلڈ میں ہیلتھ کیئر سسٹم بیٹھ گئے ہیں. سر انہوں نے تو چونکہ کیئر نہیں کی اور ان کے پاس وائرس موجود تھا. ابھی اٹلی کے بارے میں سٹڈی آئی ہے کہ دسمبر میں وہاں پر، شاید مجھے بات مکمل جی کرنے جی دیں جی پھر آپ ساری بات کریں. جی بالکل میں ذرا اب بات یہ ہے کہ آپ شروع ہو جاتے ہیں سیدھا فیڈرل گورنمنٹ سے، جبکہ یہ سبجیکٹ ہے پروونشل گورنمنٹس کا. ہاسپٹل سارے ان کے پاس ہیں، سارا انفراسٹرکچر ان کے پاس ہے. تو پالیسی پہ آ کے رونا روتے ہیں، تو امپلیمنٹیشن جو کرانی ہے وہ تو پروونشل گورنمنٹس نے کروانی ہوتی ہے، کیوں نہیں کراتی؟ اور دوسری طرف آپ دیکھیے بڑی سیدھی سی بات ہے، ریسورسز بھی انہی کے پاس ہیں. اور آج جو صورتحال ہے، اگر آپ صرف لاک ڈاؤن کا ہی رونا روتے رہے کہ جو لاک ڈاؤن کریں تو وبا تو پھیلے گی، کیونکہ وبا میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے آپ کی اپنی پرسنل پروٹیکشن. جو آدمی یہاں پہ کانسپیریسی تھیوریز پہ لے کے کہانیاں چلائے، میں یہاں پوچھتا رہا ہوں، لوگ مجھے کہتے رہے جناب کورونا تو ہے ہی کوئی نہیں، یہ تو ایسے فراڈ ہے، یہ تو حکومت پیسے کمانے کے لیے کر رہی ہے. صحیح ہے. یا جہاں لوگوں کی ذہنیت یہ ہو، آپ جا کے کسی کے پاؤں ہاتھ لگا لیں، وہ نہیں ماننے کو تیار آپ کی. بالکل صحیح. تو بات یہ ہے کہ جب بھی وبائی کنڈیشن کسی بھی جگہ پہ آئی ہے، سب سے امپورٹنٹ چیز اس میں آپ کی پرسنل پروٹیکشن ہے. کیا اس میں حکومت نے پورا کام نہیں کیا؟ آپ کو پوری طرح آگاہی دی ہے. آپ ٹیلی فون کریں تو آپ کو 10 منٹ کی تقریر سننی پڑتی ہے. آپ ٹیلی ویژن کھول دیں تو آپ کو ہر 2 منٹ کے بعد ایک وہ گورنمنٹ کا اشتہار نظر آ جاتا ہے. یہ امجد شعیب صاحب دوبارہ بھی آپ سے بات کرتے ہیں، ایک چھوٹے سے بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی ہے پولیٹیکل سینیریو کے حوالے سے. پی جے میر صاحب، بی این پی مینگل ان کی جو نشستیں ہیں 4 ہیں، کوئی زیادہ نشستیں نہیں ہیں. حکومت کو اپیرنٹلی کوئی بہت بڑا تھریٹ نظر نہیں آتا، لیکن آپ سمجھتے ہیں فیوچر میں یہ ایگریویٹ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اینی تھنگ از پاسبل اینڈ اینی تھنگ از ناٹ پاسبل. اب ان کے ساتھ جو اگریمنٹ ہوا ہے ایم او یو، جس کے تحت یہ چلتے رہے 2 سال، اور اس کے بعد اگر ان کے وہ اگریمنٹس یا ان کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ پوری نہیں ہوئی ہیں فار واٹ ایور ریزنس، تو پھر اختر مینگل از جسٹیفائڈ ان ڈوئنگ واٹ ہی از ڈوئنگ. لیکن یہ ایک آپ کہہ لو پریلیمنری
ایک سٹیج ہے, اس کے بعد نیگوسیشنز ہوتی ہیں. یہ کوئی بنانا ریپبلک نہیں ہے, یہاں پرابلمز آتی ہیں, آتی رہیں گی. اور یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے ڈے ون سے ایک ٹرمول میں آئی ہے. اس کے ساتھ بڑے بڑے حادثے ہوئے, FATF آ گیا, اس کے علاوہ ورلڈ بینک, IMF, اور یہ اس کے بعد ایک پینڈیمک. دا کوشچن از, یہ گورنمنٹ ہمیشہ ایک ٹرمول میں اس لیے رہی ہے کہ اس کی ایک بدقسمتی ہے. انٹینٹ اچھی ہے, اب آپ دیکھ لیں کہ ان کمپیریزن ٹو دا پریویس گورنمنٹس ان کا ٹریک ریکارڈ اس سے اچھا ہے. لیکن اب آپ دیکھ لو کہ ڈسکلوجرز ہو رہے ہیں, اس ڈسکلوجرز کے بعد آگے کیا ہوتا ہے تو دیٹ ریمینز ٹو بی سین. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمیں جو بھی گورنمنٹ ہوتی ہے, ہم نے ہر گورنمنٹ کو دیکھا ہے کہ رادر دین لیٹنگ اٹ فلرش, ہم اس کو شاید نیچے گرانے کی کوشش کرتے ہیں. دا مومنٹ 2-3 ایئرز ہم نے ملٹری گورنمنٹ کو بھی دیکھا ہے, ہم نے ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ کو بھی دیکھا ہے, اور ساروں کو یہ دیکھا ہے کہ the moment they try and go forward, there is some spanners in the works. آپ کی جو نیشنل اسمبلی ہے totally, frankly, is non-existent. It is only a playground for the, for the privileged. لوگوں کے لیے کیا ہوا ہے ابھی تک مجھے بتا دیں. ہم بات کرتے ہیں, ابھی آپ نے اس کی کووڈ کی بات کی, کرونا کی بات کی. دیکھو گورنمنٹ, کوئی گورنمنٹ ہوتی ہے نا, it doesn't matter, وہ پوری کوشش کرتی ہے کہ اپنی عوام کی بہتری کی طرف جائے. ہم وہاں بھی ایک بہت بڑے کرٹیک بن جاتے ہیں. We've got to learn from 2 examples. One, آپ کے پاس ایک ارتھ کوئک جب آیا تھا, ڈو یو نو کہ یہ چودھری سرور صادق خان جو کہ میئر لنڈن کے, شاہد ملک, خالد محمود, یہ سارے ہم لوگ گئے ادھر آزاد ادھر تحصیل باغ. ان کو پری فیبریکیٹڈ ہاؤس کا کہا کہ پہاڑوں پہ مت رہو کیونکہ پہاڑ موو کر رہے ہیں تو مارے جاؤ گے. نو, ارتھ کوئک ختم ہوا, واپس پہاڑ پہ چلے گئے. یہ کیا ہے, الٹریسی یا اگنورنس؟ اوکے. پھر اس کے بعد آپ نے عید کے بعد کیا ہوا, اسپائک آئی. I support what's her name, this Minister for Health, یاسمین راشد. سارے لوگ جاہل نہیں ہیں, لیکن ہم نے جاہلیت کا مظاہرہ دیا. اسی کے صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ رائٹ ڈائریکشن میں گورنمنٹ جا رہی ہے اور اس کو مزید ٹائم دینا چاہیے, آپ یہ کہہ رہے ہیں. میں آگے بڑھوں آپ کی اجازت سے. مسٹیکس ہوں گی, شاید مسٹیکس ہوں گی. ڈونٹ بی ٹو ریجڈ, ڈونٹ بی ٹو ہارڈ. مسٹیکس ہوں گی, کس دنیا میں نہیں ہو رہی, برٹن میں نہیں ہوئی, لیکن some mistakes are very costly sir, keep in mind. چلیں میں دوبارہ بھی آپ کی طرف آتا ہوں. حفیظ اللہ نیازی صاحب, یہ فرمائیے گا, خواجہ آصف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے پارٹ سرکلز کے بہت زیادہ قریب ہیں, اور جو آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا معاملہ تھا اس میں بھی ہم نے دیکھا بڑا کلیدی کردار تھا. اب ان کی جانب سے مطالبہ سامنے آیا ہے کہ قومی حکومت تشکیل پانی چاہیے, قومی حکومت بننے کے بعد عام انتخابات ہونے چاہیے. آپ کو اس مطالبے میں کسی قسم کی ونڈیکیشن نظر آتی ہے تمام پارٹیز کی یا پارٹ سرکلز کی؟ شاہ صاحب, میرے پاس کوئی کرسٹل بال تو ہے نہیں کہ میں بتا سکوں, لیکن میں جو جس کو کہنا چاہیے کہ ایک سیاسی تجزیہ میں پیش کر سکتا ہوں. اور سیاسی تجزیہ یہ ہے کہ میری دلی خواہش ہے کہ یہ حکومت جو ہے کسی ہر صورت میں اپنا ٹائم پورا کرے, ہر صورت میں جی. لیکن مجھے بتائیں کہ جو پورا کرنے کے لوازمات ہیں حکومت کے, وہ پورے نہیں ہو رہے, کیونکہ جن اداروں کے اوپر یہ فخر کر رہے تھے یا دناتے پھر رہے تھے یا فخریہ طور پہ کہتے جو ہمارے ساتھ ہیں, اب ان کی جو دراریں وہ سامنے نظر آ رہی ہیں. مجھے اس سے پہلے میں کچھ کروں, میں ایک اور بات اس میں کرنا چاہتا ہوں, اور وہ بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھیں جو نیشنل کلیمٹیز ہوتی ہیں نا, نیشنل کلیمٹیز جو ہے وہ اس کے لیے ہمیشہ فیڈرل گورنمنٹس ہوتی ہیں, وہی ذمہ دار ہوتی ہے نیشنل کلیمٹیز کی. اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کا کوئی رول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اور چاہے ٹرمپ ہے, اسپیشل فنڈ آتے ہیں, اسپیشل چیزیں ہوتی ہیں. یہ جو ہونا جی کہ ہاسپٹل صوبہ کے پاس ہے, میرا خیال ہے یہ ہم کوئی جس کو یہی کہنا چاہیے کہ یہ ہم اپنی سہولت کے لیے کوئی بھی آرگومنٹ دے سکتے ہیں. اس وقت معاملہ ہے کیا, معاملہ حضور آپ کہیے کہ ریٹ آف دا گورنمنٹ نہیں ہے. تو یہ کون کہہ رہے ہیں, میں کہوں بڑا اچھا ہے جی انہوں نے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر بنا دیا, بہت اچھا کرنا چاہیے تھا, بڑا اچھا کیا, اور میرا خیال ہے کہ وہ کام بھی کر رہا ہوگا. لیکن آیا کورونا کو ہینڈل کرنے کے جو لوازمات ہیں, جو ریکوائرمنٹ ہے, جو پری ریکوزٹس ہیں, وہ پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ حضور ٹوٹل کیوس ہے. کمپیئر کرتے ہیں باقی ملکوں کے ساتھ. بالکل صحیح ہے. ان کے دیکھیں کہ کب انہوں نے آج کے سسٹم کو بگڑ کے انہیں کو نقل کر دیتے. آپ کے پاس 3-4 مہینے تھے
आपने उसमें क्या प्रिपरेशन की? बिल्कुल सही। सिवाय हफीजुल्लाह आप वही न्याजी साहब, प्रिपरेशन ये जो सारी कश्मीर फेलियर्स में जहन में रखते हुए जो मेरा सवाल था, कौमी हुकूमत कहीं बनते नजर आ रही है? देखिए, कौमी हुकूमत का इशू ये है कि ये हुकूमत नहीं चल रही। मेरा दिल ये कहता है कि ये हुकूमत हर सूरत में चले और हर सूरत में चले ताकि पूरी तरह एक्सपोज हो। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए कि हर 2-3 साल बाद कह दें कि इस हुकूमत को काम टाइम मिलता तो ये बहुत मार के मारती। फिर जिन लोगों ने इसको लाया है वो उनको पूरा इसका मुआवजा भुगतना चाहिए। ये मुझे पता है कि सियासियत में इस्तेकाम के बगैर दुनिया का कोई मुल्क सियासी इस्तेकाम के बगैर दुनिया का कोई मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई में कौन लॉबिंग कर रहा है वजीर आजम बनने के लिए। छोटे से ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिनेरियो के हवाले से बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो रही है। मजर अब्बास साहब, आपके कमेंट्स बड़े अहम हैं। पॉलिटिकली जितने भी डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले 25-30 साल में, आपने बड़ा क्लोजली उनको मॉनिटर किया, रिपोर्ट किया है। ख्वाजा आसिफ साहब का ये स्टेटमेंट आप कैसे देखते हैं? चूंकि पिछला जो उनका स्टैंड था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, वो ये कह रहे थे कि हम बिल्कुल ये चाहते हैं कि नए इंतखाबात हों, किसी किस्म की कौमी हुकूमत हमें रिक्वायर्ड नहीं है, हमारी मंशा नहीं है। लेकिन अब एकदम से सडनली उनकी तरफ से ये डिमांड सामने आ गई है। मेरा ख्याल है गैर जरूरी बात है। कौमी हुकूमत होती क्या है वैसे? बाय द वे, आज तक मुझे इस टर्म का पता नहीं चल सका। मेरे नजदीक तो जो गवर्नमेंट इलेक्ट होकर आती है वो कौमी होती है। बिल्कुल सही। फ्रैंकली उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है कि तमाम पार्टीज के लोग शामिल हों उसमें। ये बिल्कुल बचकाना बात है। ये मेरे नजदीक ख्वाजा आसिफ साहब बहुत काबिल एहतराम है, लेकिन खुदा के लिए इन चीज़ों से हम 90s से निकल के आ चुके हैं। ये चीज़ें 90s में बहुत ज़्यादा शोर मचाती थी हर कौमी हुकूमत, और आज तक मुझे कौमी हुकूमत की कोई लॉजिक नहीं समझ में आती। हर गवर्नमेंट जो इलेक्ट होकर आती है उसको उसका पीरियड मिलना चाहिए। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में चीज़ें हैं, आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाना चाहते हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के नतीजे में आमतौर पे दो चीज़ें हमने माजी में देखी हैं। एक 1989 का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस याद है, जिसमें हुआ क्या था कि मैसिव हॉर्स ट्रेडिंग दोनों तरफ से हुई थी। कोई लॉजिक नहीं थी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उस वक्त लाने की, क्योंकि एक साल हुआ था बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट को कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जाहिर है उसमें कुछ लोग उसमें पीछे से मुलव्विस थे। उसके बाद भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इसी वजह से रही आपके मुल्क के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट को, ऑपोजिशन को अपने आप को बेहतर करने की जरूरत है। ये जो पीरियड होता है ना 5 साल का किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, ये अपने आप को रीग्रुप करने की जरूरत होती है, अपने आप को ज्यादा बेहतर करने की जरूरत होती है। अब जैसे बजट आ रहा था तो मुस्लिम लीग नून का अपना एक शेडो बजट आना चाहिए था, पीपल्स पार्टी का अपना एक शेडो बजट आना चाहिए था, क्योंकि ये पार्टी गवर्नमेंट इन मेकिंग होती हैं। तो इनके पास अपने पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक कल्चर को फरोग देने की जरूरत है। जो पार्टीज अपने आप को ऑर्गेनाइज करें। मुझे बताएं कि जिस चीज की आप कौमी हुकूमत की बात कर रहे हैं, पिछले 2-2.5 साल से, शायद इससे भी ज्यादा हो, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की कोई गुफ्तगू नहीं हुई है। यानी आप इससे ऑपोजिशन के सिर्फ माइंडसेट की मैं बात आपको बता रहा हूं। तो हमारे यहाँ तो, और मौलाना फजल रहमान ने एक तजुर्बा करके देख लिया अपना कि कितनी मुस्लिम लीग नून कहाँ आके खड़ी हुई, पीपल्स पार्टी कहाँ के आके खड़ी हुई और फिर कैसे पीछे हट गई। और अभी भी वो उन्होंने कल कहा है कि तहरीके अदम एतमाद इमरान खान साहब के खिलाफ लाई जा सकती है कौमी असम्बली में। और वही है ना कि आपको एक नजर आया कि 4 लोगों की पार्टी इधर उधर होनी। मुझे तो नहीं लगता कि बीएनपी बेंगल इधर उधर होगी, वो अलग बात है, लेकिन अगर हो भी जाए तो फिर क्या होगा? एक नई हुकूमत बनेगी, वो नई ब्लैकमेलिंग का शिकार होगी, वो नई प्रेशर्स का, इसलिए कि ये गवर्नमेंट भी बेसाखियों पे खड़ी है। ये गवर्नमेंट 4 इत्तेहादियों की बेसाखियों के ऊपर खड़ी हुई है, और दायरा उन बेसाखियों को पीछे से कोई ना कोई हैंडल कर रहा है। उनके हैंडलर्स का जो प्रॉब्लम है, वो अगर इमरान खान से प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट गिर सकती है, हर चीज हो सकती है, लेकिन वो कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की तरफ हम नहीं जाएंगे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। लिहाजा इस गवर्नमेंट को
पूरा उसका टेन्योर मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। और अपोजिशन का काम है कि उनकी वीकनेसेस को पॉइंट आउट करें और अपनी पार्टीज को बेहतर करें। बिल्कुल सही है, ठीक हो गया। अमजद शुएब साहब, आपका जो एतराफ़े जुर्म था, हमने कल परसों सुना, जो पीटीआई को वोट देने का, उसको जहन में रखते हुए आप फरमाइए कि अगर मौलाना फजलुर रहमान साहब का जो दावा है कि तहरीक अदम एतमाद आ सकती है, तो उसके आने में और कामयाब होने में हरज तो नहीं होना चाहिए? अगर अमजद शुएब साहब को अपने जो जुर्म है उसका इर्तिकाब उन्होंने किया, उसका उनको अब एहसास भी हो गया, इदराक भी हो गया है, तो नहीं, वो तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किसी ने ऐसे कर दी। पूरी स्टेटमेंट तो मौजूद थी। पूरी कौम को मैं कह रहा हूं कि भाई आपको ये हमेशा सारे झूठ बोल बाल के, किसी ने कहा जी 3 दफा रोटी कपड़ा मकान लेके देंगे, किसी ने कहा आपको एक एशियन टाइगर बना देंगे, तो सारे ये हमारी जहालत है। जब हम ये सुन लेते हैं कि वोट को इज्जत दो, जिस शख्स ने वोट को इज्जत देनी है, जो वोट लेता है, इज्जत तो उसने देनी है, उसको आप एतमाद देते हैं, वो आपके असासे चोरी शुरू कर देता है और फिर लोगों को कहता है कि जी आप इज्जत दें। तो ये हम मानते हैं ना, ये जहालत ही है ना कि हम ऐसी चीजों में आ जाते हैं। लेकिन जहां तक मौलाना की बात का ताल्लुक है, देखो मौलाना एक माहिए बेआब है। पहली दफा वो बाहर है, अपने खर्चे पे अपना माना काम शाम चला रहे हैं, तड़प रहे हैं बाहर। तो उनकी ख्वाहिश तो पहले दिन से थी कि सिस्टम तहस नहस हो जाए। पहले दिन उन्होंने कहा कि जनाब कोई हलफ ना उठाए, नाकाम हो गए। फिर वो सेनेट के चेयरमैन का खाता खुल गया, उसके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस, फिर वो मारे मारे फिरते रहे। उनके अपने 2-3 आदमी सेनेट के चेयरमैन ने उनके हक के वोट दे। तो बात ये ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उनको कर सकते हैं। मौलाना ने इतना बड़ा धरने का भी तजर्बा करके देख लिया, जैसे अभी मदर भी बात कर रहे थे। ये चीजें आसानी और इन एनी केस हमारे मुल्क के मुफाद में नहीं। बात यह है कि सबसे बड़े नुकसानदेह चीज हो सकती है आपकी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। मिसाल मैं आपको सामने रखता हूं कि यही हुकूमत अगर हम साजिशों के नतीजे में या जोड़ तोड़ के नतीजे में हटा दें, तो आपका क्या हाल है कि अगली हुकूमत को ये अमन से बैठने देंगे? ये आके उसी तरह उनके खिलाफ शुरू हो जाए। जिस तरह धरनों का किस्सा आपने देखा कि इमरान खान ने जब धरना किया था, मैं उस वक्त भी रोता था। मैंने कहा कि ये कुछ तरीका है कि भाई कोई भी शख्स आके प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाद 50,000 आदमी लेके बैठ जाए और कहे जी आप इस्तीफा दे दें, ये कोई तरीका है? तो इस तरह हुकूमतें चलती हैं। फिर मौलाना आगे उन्होंने अपना कर दिया धरना। बात ये है, जैसे मदर कह रहे थे कि अगर कोई नो कॉन्फिडेंस करता है करे, वो आइन में दिया हुआ है। लेकिन हमारे माहौल में उसमें हमारा तजर्बा है कि हॉर्स ट्रेडिंग इतनी हुई है, पैसा इतना काम किया है पैसे ने, उससे मजीद हमने इखलाकी तौर पे अपने सिस्टम को या अपने लोगों को गिराया। हमें अब साजिशों से बाहर आना चाहिए। जो भी हुकूमत हो, अच्छा करे बुरा करे, पार्लियामेंट में आपके पास जगह है, वहां पे आपकी ऑपोजिशन मौजूद है, वो उनको तार तार करे। जो कॉन्स्टिट्यूशनल टेन्योर मौजूद है वो उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। छोटे से ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो ख्वाजा आसिफ साहब के इस दावे की हकीकत जानने की कोशिश करेंगे कि पीटीआई के कुछ लोग मुख्तलिफ जमातों को अप्रोच कर रहे हैं और अपने लिए लॉबिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक लेते हैं। पीजे मीर साहब, ख्वाजा आसिफ साहब ने यह दावा भी किया है कि कुछ पीटीआई के लोग हैं जो लॉबिंग कर रहे हैं वजीर आजम बनने के लिए। आपके ख्याल में ये सच हो सकता है? दूसरा, मेरे साथ 2 दिन पहले जुबैर उमर साहब थे। मैंने उनसे असद उमर साहब का पूछा कि असद उमर साहब भी लॉबिंग कर रहे होंगे या वजीर आजम बनना चाहते होंगे, तो उनका ये कहना था मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या है, लेकिन कौन वजीर आजम नहीं बनना चाहेगा। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं कोई अपनी लॉबिंग तो कर रहा है। देखें, शायद सबसे पहले तो मैं समझता हूं कि जुबैर साहब मस्ट बी लिविंग इन एलिस इन वंडरलैंड। याद रखें आप 3 चीजें जी। पीपल्स पार्टी आसिफ जरदारी के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती, पीएमएलएन नवाज शरीफ के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती, पीटीआई इमरान खान के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती। सो ये आप भूल जाएं कि जी ये आप कह लो कि ये एक 5th कॉलमिस्ट अप्रोच होती है कि हाँ जी उनके अंदर ये हो रहा है। दिस इज जस्ट टू क्रिएट एन इंप्रेशन एंड मिसपरसेप्शंस। इमरान, as long as he's there, he will be the head of the party and prime minister of his of the incumbent government. एक तो ये बड़ा क्लियर है। बात जो इस वक्त हमने करनी है, जो सबसे जरूरी मेरी नजर में है, वो ये है कि आपके कई सियासतदान इस वक्त आपका हिंदुस्तान का
एक बड़ा एक कोल्ड डिटॉन्ट चल रहा है। आप यहाँ बैठ के पॉलिटिकल सर्कल्स में अपने सर्विंग जनरल्स को आप गालियां निकाल रहे हैं, आप उनको गंदा कर रहे हैं, और आप ये परसेप्शन दे रहे हैं कि ये हुकूमत चल रही है मिलिट्री की। इसीलिए हिंदुस्तान कहता है हमने पॉलिटिकली किसी से बात नहीं करनी, हमने मिलिट्री से बात करनी है। हम तो खुद अपने आप को गंदा कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक तो आप इसे रिफ्रेन करें, अपनी जो इंटरनल मायोपिक अप्रोच है हमारी पॉलिटिक्स की वो सबके सामने है। ये जनरल साहब सही बात कर रहे हैं, मजहर सही है, ऑफ कोर्स नायर साहब भी बात सही कर रहे हैं। हम अपने डैमेज, हम खुद अपने आप को डैमेज कर रहे हैं। वी गॉट टू गेट आउट ऑफ दिस सिंड्रोम। हम नहीं कर रहे, इट इज आई एंड नॉट अस। अब जो बात ये जो नेशनल गवर्नमेंट की आ रही है, देखें नेशनल गवर्नमेंट में द बेस्ट व्हाट दिस गवर्नमेंट कैन डू इज, आप किसी को ले लो जो कि लायक आदमी है, उसे एज इन एन एडवाइजरी कैपेसिटी ले लो। मैंडेट इनका है। आपने देखा है कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कोलिशन में नहीं चल सके बिकॉज दोनों के माइंडसेट ही डिफरेंट है। आज पीटीआई का माइंडसेट इन तीनों से डिफरेंट है, दोनों से डिफरेंट है। सो ये जो मैंडेट है इसको आप चलने दो। नायर साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेट देम फिनिश देयर टेन्योर एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड, आर दे कमिंग बैक अगेन और दे आर नॉट कमिंग बैक। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, मुख्तलिफ जो पीटीआई के रहनुमा हैं, 2-3 जो जिनका नाम हमेशा से आता रहा है, शाह महमूद कुरैशी साहब की जानिब का और असद उमर साहब का, कहा जा रहा है उनकी जानिब से अप्रोच भी किया जा रहा है मुख्तलिफ जमातों को वज़ीर आज़मशिप के लिए। आप इस बात से अग्री करते हैं? आपके इल्म में है ऐसी कोई खबर? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि मैं जरा मदर साहब के साथ इंतहाई माजरत से, और मुझे पता है कि बड़ा माशाल्लाह उनकी नजर है, गहरी नजर है सियासत पे, और उनसे मुझे मेरी तवक्कुआत भी हाई होती है। मैं जसारत कर सकता हूँ कि ये 90s की सियासत पाकिस्तान में 70s से खत्म कब की थी। ये 2014 में जब ये रियासत बचाओ का नारा लगा था इमरान खान के धरने से पहले, तो नवाज शरीफ साहब को आए 6 महीने हुए थे। फिर क्या 2015 में खत्म हो गई थी जब कराची के अंदर वो रेंजर्स घुस गई थी हर जगह पे, अल्ताफ हुसैन घर से लेकर अली के घर से, और म्यूनसिपल कमेटी जो म्यूनसिपैलिटी थी जो केडी वो चला रहे थे। फिर 2016 में खत्म हो गई थी। ये खास कुछ साल है 2020 इसके अंदर हम उसका तस्करा ना करेंगे, वो सियासत नहीं हो रही। हजूर इस मुल्क की मजहर साहब बदकिस्मती ही यही है कि यहाँ पे कभी कोई सियासत खत्म ही नहीं हुई, ना 90s की खत्म हुई, ना 70s की, ना 50s की, ना 60s की। ये फोटो कॉपी है जो पाकिस्तान के अंदर बार बार वो चल रही है। मेरा कहने का मकसद ये होता है कि देखें, बात ये कि हम इस बात को समझने के काबिल है। मैं जब पाकिस्तानी कौम के बारे में और हमारे जो बहुत ज्यादा जो दानिश्वरों की अशरफिया है जो बाकी है, उनसे मेरी सोच चीज होती है। मेरा ख्याल होता है कि या तो उसके अंदर एक जिसे कहना चाहिए कि तजाई आरफाना होता है, या तगाफुल होता है, या तसाइल होता है। मैं उसे जहालत कहूँ, मैं उसे बदनीति कहूँ, मैं उसे क्या कहूँ कि या जानते हैं तो नहीं करते, या उनको चीजों का पता नहीं होता। देखिए, इस मुल्क के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है हम क्यों नहीं समझते। हम क्यों 2014 में मुझे कोई ये बता दे कि क्या उस्ताद आप पड़ी थी रियासत के ऊपर जिसको बचाने के लिए हमने पूरे पाकिस्तान में नामालूम काजी साहिब के खिलाफ दरखास्त, हमारा माजी को इतना अच्छा नहीं है में लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसा पॉलिटिकल स्कीम की बात की जाए तो माजी अच्छा नहीं है। बंद करके देखता हूँ तो देख लूंगा। मैं वो सवाल पूछना चाहता हूं, आपके इल्म में है कि कोई पीटीआई के लोग लॉबिंग कर रहे हो अपने लिए वजीर आजम बनने के लिए? बिल्कुल। मैं नियाज़ी साहब ये पूछ रहा हूं कि पीटीआई के अंदर के लोग, पीटीआई के सरकर्दा लोग अपने लिए लॉबिंग कर सकते हैं वजीर आजम के लिए? नहीं, देखिए, पीटीआई में तो जितने बंदे, बहुत से बंदे हैं, वो इमरान साहब के हाथ में नहीं है। आपको क्यों ये पंजाब का झगड़ा क्या है? पंजाब में मैं इमरान खान साहब बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। ये वो ये नहीं है, उनको नहीं पता गुजरात से पंजाब नहीं चल रहा। वो पहले दिन से जानते होंगे इमरान खान इतना कुछ सादा नहीं है या बेवकूफ नहीं है, वो ये नहीं पता गुजरात से पंजाब नहीं चलेगा। लेकिन ये नहीं पता है कि अगर उसकी जगह में शामिल कुरैशी होते, या गवर्नर सरवर होते, या जहांगीर होते, फिर वो नायल नहीं है, या वो रहीम खान होते, ऐसा ठीक हो गया। ये बराबर से किबले दोनों की तरफ कर लेना था अपने मुसलमानों का। बिल्कुल सही है, साहब ठीक हो गया। बिल्कुल कैबिनेट में इमरान खान से जवाब दिया, कितने लोग कैबिनेट में
बिल्कुल सही है। मैं बजर अब्बास साहब से 30 मिनट्स के कमेंट्स ले लूं। बजर अब्बास साहब, जो ख्वाजा आसिफ साहब ने ये दावा किया है, आपको किसी किस्म की सदाकत नजर आती है कि कुछ लोग पीटीआई के अपने लिए लॉबिंग कर रहे हैं वज़ीर आज़म बनने के लिए और मुख्तलिफ जमातों को अप्रोच भी कर रहे हैं? 30 सेकंड्स में बताइए। सवाल नहीं पैदा होता, मैं आपको 1 सेकंड में जवाब देता हूँ। सवाल नहीं पैदा होता कि पीटीआई के अंदर से कोई ग्रुपिंग्स जो हैं, पीटीआई के अंदर ग्रुपिंग्स बहुत हैं, लेकिन पीटीआई के अंदर से कोई इस तरह की लॉबिंग कर रहा है, अव्वल तो वो लॉबिंग हो नहीं रही, और अगर कोई लॉबिंग करेगा तो इमरान खान जिस पे हाथ रखेंगे वो हीरो होगा, इमरान खान जिस पर से हाथ उठाएंगे वो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अमजद शोएब साहब, आपके ख्याल में इस दावे में कितनी सदाकत है? मेरा ख्याल है ये एक सफेद झूठ है और तो कुछ नहीं है। ये जैसे सियासी बयानात होते हैं, आप उसी तरह का एक बयान है कि मजहर ने बिल्कुल ठीक कहा। उस पार्टी में सिवाय इमरान खान के और किसी को भी मेरा ख्याल है ऐसी पार्टी से ऐसी सपोर्ट नहीं मिल सकती कि वो वजीर आजम बनने के काम देखना शुरू कर। सही है। पीजे मीर साहब, आपके ख्याल में भी ख्वाजा आसिफ साहब गलत बयानी से काम ले रहे हैं? देखो जी, ये एक आप कह लो एक शोशा छोड़ है टू गेट रिएक्शन, सिंपल एज दैट कि इमरान के आगे कोई नहीं खड़ा होगा। एक बंदे ने कोशिश की थी बैक ट्रैप पे, आई वोंट टेक हिज नेम, ही इज वेरी मच देयर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इमरान इज नॉट वरीड। इमरान इज नॉट वरीड, नीदर वाज नवाज शरीफ एंड नीदर इज जरदारी। बिल्कुल सही है। पीजे मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। बजर अब्बास साहब, अमजद शोएब साहब, हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।